नमस्कार, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। एसटीएन पे खास शो हमारा मुद्दे की बात। दोस्तों, मई आ चुका है और जून आने की तैयारी। इन 2 महीनों में एक खास एक चीज होने को होती है जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने की तैयारियां होती हैं। बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में इस वक्त एक उथल पुथल का दौर चलता है कि बच्चा कहाँ तक लेके आएगा, मार्क्स क्या होंगे, भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है। और आज हम इस कार्यक्रम में आपके सामने, आपके सम्मुख जिस हस्ती को लेकर के आ रहे हैं, काफ़ी चर्चित हैं अपने विभाग में, प्रदीप चौधरी साहब, जिला शिक्षा अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत में करूं तो सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको कई बार विवादों की वजह से तो काफ़ी उसको जान लिया जाता है, छोटे मोटे विवाद, इधर के विवाद हो, लेकिन उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारे उसके गुण तो होते ही हैं सभी चीज़ों में। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शिक्षा विभाग को लेकर अक्सर दबी रहती है, सामने नहीं आ पाती। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे जिले की शिक्षा तंत्र में क्या स्थिति है, ढांचा क्या है, कितने स्कूल हैं जो आप गवर्न करते हैं, कितने विद्यार्थी होंगे, अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया होगा, थोड़ा सा आप उसके ऊपर शुरुआत करें। एक्चुअली रजत जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया इस शो में, आपके एसटीएन के स्टूडियो के अंदर। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि एजुकेशन से ही बच्चे का सारा विकास जो है, उसका सारा डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड करता है। तो शिक्षा और चिकित्सा ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका बहुत आवश्यक है ज़िंदगी में सही तरह से रनिंग होना। तो एजुकेशन के अंदर हमारे कोटा जिले की जो पोजीशन है, कोटा जिला भी एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है पूरे उसके अंदर। और हमारे यहाँ पर पूरे देश से ही नहीं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पिछले साल मैंने कुछ नीग्रोज फॉरेनर भी देखे थे यहाँ पे जो पढ़ाई के लिए आते हैं। तो हमारे एजुकेशन के अंदर जैसे हम लोग स्कूलिंग को डील करते हैं तो लगभग 2000 के ऊपर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है हमारे पास। लगभग 1000 के करीब हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिसके अंदर प्राइमरी लेवल पे और यूपीएस उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनको बोलते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल्स, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जो सेकेंडरी स्कूल थे, 10वीं तक के स्कूल थे, उनको बंद कर दिया है। और हमारे पास 83 स्कूल्स थे पूरे जिले में, जिनको अब उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील कर दिया है। तो 317 स्कूल्स हमारे पास हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें आपका एमपी बॉर्डर पे, जैसे खैराबाद ब्लॉक के कुछ एमपी बॉर्डर पे हैं, इधर निमोला वगैरह आपके इटावा ब्लॉक के अंदर हैं। तो पूरे स्कूल के हमारे उसमें आते हैं पूरे जिले के, उनको हैंडलिंग करना होता है। तो इस तरह से मिला के एजुकेशन के अंदर अभी जैसे 10% वैकेंसीज मतलब पोस्ट वैकेंट हैं, और बच्चों की संख्या जैसे 1 लाख के ऊपर है टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे एजुकेशन के अंदर लगभग 317 तो हमारे विद्यालय हैं और 734 के करीब पीएस और यूपीएस हैं, जिनको प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ऑफिसेज हैं, मतलब एक पूरा हब है एजुकेशन का। उसके बाद में सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये जिम्मेदारी। ठीक है, आपने अच्छे विस्तार से अपनी सारा ये जो है ढांचे को समझाया। शिक्षा विभाग, राजस्थान का शिक्षा विभाग पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चाओं में रहा है, और अचानक से ऐसा हुआ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने के नाम पर नाहक भौएं सिकोड़ते थे, उनका अचानक से इंटरेस्ट जागृत होता है। और कोटा की ही बात करूं तो एक विद्यालय के अंदर आज मतलब एक लंबी लिस्ट है जो वेटिंग में है। बच्चा स्कूल में मतलब पेरेंट्स की एकदम से जागृति आई है कि इनको वापस से सरकारी, जो ये नई विधा है, जो नई ये जो टेक्नोलॉजी, जो नया एक नवाचार है राजस्थान सरकार का कि भाई अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बन रहे हैं। तो आपका पहला अनुभव क्या था जब ये हमारा जो मल्टीपर्पज़ को जब बनाया गया, तो उसके अंदर क्या क्या हुआ? ये बहुत अच्छी बात पूछी रजत जी आपने। एक्चुअली लोगों की अभी निगाहें हैं इस पे बहुत ज़्यादा। इवन कि हमारे मंत्री जी धारीवाल साहब भी बार बार पूछते हैं भाई हमारे एजुकेशन में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे उनकी क्या पोजीशन है। तो एक्चुअली क्या था, गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने पहली बार ऐसा एक नवाचार करके देखा कि फ्लैगशिप योजना के तहत इसको लिया। अब तो फ्लैगशिप योजना के अंदर है ही। और इसके अंदर क्या किया, सबसे पहला प्रयोग ये किया कि एक विद्यालय इन्होंने इंग्लिश मीडियम किया।
जो मल्टीपर्पज स्कूल, जो बहुत ही पुराना, मल्टीपर्पज मीन्स सभी पर्पज के लिए जो विद्यालय होता था, उद्योग भी और भी, ITI, कटिंग टेलरिंग जो भी यहाँ पे चलता था, उस विद्यालय के अंदर प्रयोग के रूप में इन्होंने किया, जो इतना सफल हुआ कि यू विल फील वंडर। बड़े बड़े जो नामचीन स्कूल हैं कोटा के, वो भी हिल गए, क्योंकि उसके अंदर जो एडमिशन्स था और हम लोगों ने जो इंटरव्यूज लिए थे उसके अंदर, वो बिल्कुल बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही लर्निंग हमने वो लिए थे उसमें टीचर्स। तो उनका जो एक माहौल बना वहाँ पे स्कूल के अंदर, सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि कोई भी गरीब आदमी बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि उसके लिए ख्वाब होता था ये कि मैं भी, मेरे बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में, पर उसकी जेब अलाउ नहीं करती थी। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, जब ये पहला स्कूल खुला तो इतना सक्सेस हुआ ये मिशन कि इसके अंदर आप देखिए जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, जैसे कि आप MLAs वगैरह, ये सभी मंत्री लेवल पे भी जो मतलब उसकी एडमिशन्स में इतनी वो सारी आई, तो हमारा सबसे सफल योजना रही। उसके बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा कि मल्टीपर्पज स्कूल, यानी कि हमने एक एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया था, उसको बहुत सफलता मिली और बहुत लाइक किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक आफत सी बन गई, एक डर सा बैठ गया उनके अंदर कि भाई गवर्नमेंट अगर इस तरह से स्कूल खोलेगी तो हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो इसके बाद में फिर हमने जो नेक्स्ट योजना में 6 स्कूल और एंटर किए इसमें। वो 6 कहाँ के होंगे? एक जैसे हमने लिया इसमें आपका कॉलेज के पास में जो है वोकेशनल स्कूल से जो जाना जाता था उसको लिया। दूसरे स्कूल हमने कैथून का लिया, खैराबाद का लिया, सांगोद का लिया, सुल्तानपुर का लिया, इटावा का लिया। 6 विद्यालय हमने उसमें और शामिल किए, टोटल 7 हो गए। उसके बाद में सेकंड चरण में, सेकंड फेज के स्कूल थे ये, सेकंड फेज के स्कूल के बाद में फिर हमने इसमें 7 स्कूल और लिए, टोटल 14 हो गए। फिर एक लास्ट में हमने RSC स्कूल को शामिल किया। गवर्नमेंट को जब इसके रिजल्ट्स वगैरह इसके बहुत सारे प्लस में गए और लोगों को बहुत खुशी की लहर दौड़ी कि एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को सस्ती फीस पे, बहुत कम फीस होती है हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट में, आपको पता ही है, ना के बराबर होती है, तो उसमें जब इतनी सफलता मिली तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने अभी हमने प्रस्ताव बना के भेजे हैं, तो 66 विद्यालय और इन्होंने कहा कोटा जिले में हम और इंग्लिश मीडियम, और मुख्यमंत्री जी ने हमारे ये इस योजना को जो फ्लैगशिप योजना का नाम दिया है। फ्लैगशिप योजना के नाम से ये योजना जानी जाती है। अभी हमारे प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा आए थे, चिकित्सा मंत्री जो है, कलेक्टर साहब इसमें बहुत मतलब संवेदनशील हैं, कलेक्टर साहब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें कि भाई ये जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं हैं ये किसी भी तरह सफल होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है। चौधरी साहब, एक चीज और क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन स्कूलों का जो सिलेबस होगा उसमें कुछ बदलाव होगा, या जो राजस्थान जो पाठ्यक्रम का जो अपना जो चला आता है पाठ्यमंडल का जो सिलेबस है वो ही इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट होकर के किताबों के रूप में आएगा? एक्चुअली क्या है इसमें, ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभिभावक इस चीज को जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी इन्होंने जो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का सिलेबस आएगा थोड़ा चेंज आएगा इसमें। थोड़ा सा बदलाव। चेंज का मतलब ये है कि जो जरूरत है जी, नीड के हिसाब से देंगे वो, क्योंकि बच्चे को कल को IIT की भी तैयारी करनी है, मेडिकल की भी तैयारी करनी है, सेट की भी तैयारी करनी है। अगर बच्चे को हम वही पुराना पैटर्न देंगे तो नए उसमें कैसे खड़ा स्टैंड कैसे करेगा बच्चा, तो उसको मिक्सअप पैटर्न देंगे जो CBSE के द्वारा भी, मतलब कोई भी RBSC का बच्चा हमारा CBSE के बच्चे से कम नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसका पाठ्यक्रम पे तैयारी चालू हो चुकी है या कुछ आया है अभी? कुछ इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी VC ली थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि आप जल्दी से अपने जो भी स्कूल्स, जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसमें तैयारी करें। बहुत जल्दी ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाले हैं, अभी तक ऑनलाइन के आ चुकी है और भरे जा चुके हैं सभी, और इसमें बहुत जबरदस्त काम चल रहा है और जुलाई से आई थिंक स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो मैं समझता हूँ कि नए स्कूलों का जो स्थापना होगी तो बहुत सारे हमारे युवाओं को रोजगार भी एक मिलेगा। एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया हो सकता है कि भाई इतने कम से कम बेरोजगारों को इन स्कूलों में अच्छी सर्विस के साथ में, अच्छे पैसे के साथ में नौकरी मिलेगी? 10,000 तो हमारे अभी मुख्यमंत्री साहब जी ने घोषणा की है। इन्होंने आपके स्टाफ की जो बात है 10,000 तो इन्होंने कंप्यूटर शिक्षक का वादा किया है, और बाकी 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड इन्होंने पूरी वैकेंसीज, अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। लगभग पूरे राजस्थान लेवल पे अगर टोटल मिला के चलते हैं हम तो कम से कम ये मान लीजिए कि 10,000 से ऊपर की भर्ती होने वाली है। 10,000 से ऊपर शिक्षकों में 10,000 तो आपके कंप्यूटर शिक्षक ही दिए जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर, हमने देखा है कई जगह कंप्यूटर में हम लोग काफ़ी मतलब वो रह जाते हैं। अभी बच्चे काफ़ी ट्रेंड होते जा रहे हैं,
पहले कंप्यूटर के मामले में अभी भी हमारे पास कंप्यूटर जैसे हम खरीद तो लेते हैं, कंप्यूटर को रख लेते हैं, पर उसको मेंटेन करना बड़ा भारी काम होता है। कंप्यूटर तो बिल्कुल सॉफ्ट वो होता है, अब उसको एसी चाहिए, मतलब इस तरह का उसको वातावरण चाहिए, उसको बिल्कुल सफाई चाहिए, डस्ट वगैरह नहीं हो, नहीं तो उसके सारे डैशबोर्ड वगैरह आपको पता है खराब हो जाते हैं। तो इसलिए 10,000 अभी भर्ती कंप्यूटर जिन स्कूलों में ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो कन्वर्ट हो रहे हैं, इनकी बिल्डिंग्स में भी कुछ परिवर्तन होगा या मतलब वही पुराने ढर्रे पे ही होगा? वो सब कुछ के पुराना भवन है और वो जर्जर हालत में है और बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाई जा रही है मगर देसी भवन और बिल्कुल बुरे हाल जैसे हम देखते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इस बारे में आपको एक जीता जागता सबूत बता दूं मैं, 2-3 विद्यालयों का, जैसे कि मल्टीपर्पज का देखिए आप, मल्टीपर्पज का कायाकल्प कर दिया, क्योंकि सेंटर का स्कूल था, हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है मल्टीपर्पज स्कूल। और अभी आप कभी जाके वहाँ पे देखिए ना, तो कमरों की कमी रहेगी, ना किसी संसाधन की कमी रहेगी। यही पोजीशन वोकेशनल स्कूल के अंदर है, वहाँ पर भी हमारे जो भवन है वो नया भवन बन रहा है, जर्जर भवन की बहुत बड़ी पोजीशन है। डायरेक्टर साहब का स्पष्ट निर्देश है कहीं भी बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अगर कहीं आपको लगता है कि बिल्डिंग जर्जर है, उसको तुरंत हटाइए वहाँ से, उस स्कूल को शिफ्ट करिए। कोई भी ऐसा हादसा किसी भी विद्यालय में नहीं होना चाहिए। और खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर अलग से बजट का प्रावधान है, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर बिल्डिंग्स जो है वो अच्छी तरह से इनकी बिल्कुल कंप्लीट एक शानदार, क्योंकि डेकोरम का बहुत फर्क पड़ता है रजत जी। आप जानते हैं कि आजकल के फील्ड में जैसे डेकोरम देख के आदमी जाता है, अट्रैक्शन होता है तो स्कूल भी लगता है। और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोग खोल भी देंगे और अट्रैक्शन नहीं होगा तो कई पेरेंट्स तो कहेंगे सुंदर ही नहीं है स्कूल, बच्चा कहेगा पापा ये सुंदर स्कूल नहीं है मेरा। तो सबसे पहले तो पर्सनैलिटी का बहुत फर्क पड़ता है, बिल्डिंग का बहुत फर्क, स्ट्रक्चर का बहुत फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मान रही है। उन्होंने कहा है कि आप सारे प्रस्ताव बनाइए, हमारे यहाँ समसा चलती है समग्र शिक्षा, तो उसका बजट अलग से आएगा, नए रूम्स बनेंगे। और बहुत सारे देखिए आपने संस्थाएं जैसे रोटरी क्लब है, बीनानी, और ये जितने भी हैं, इन लोगों को मैं थैंक्स देना चाहूँगा। हमारे लिए बहुत सारा अच्छा काम करते हैं ये लोग, और जितनी संस्थाएं ये आगे आती हैं अग्रणी, अभी केशवपुरा स्कूल में इन्होंने किया, बहुत सारे स्कूल्स हैं और पूछते हैं बल्कि आके। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, कोटा के ही हमारे पर्सन जो लोग हैं वो पूछते हैं कि डीओ साहब कोई स्कूल में ऐसी जरूरत हो 2 कमरे 4 कमरे बनाने की, तो हम लोग तैयार हैं। इसमें चौधरी साहब एक चीज और सवाल जो खड़ा होता है कि चलो ये इंग्लिश स्कूलों के तो आपने अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, जो हमारे देसी भाषी हिंदी भाषी जो स्कूल्स चल रहे हैं उसमें बहुत सारी भवनों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं पे यूरिनल नहीं है, और कहीं पे है तो उनकी देखरेख नहीं है। इस सब से निपटने के लिए अब प्लान क्या? इसका प्लान इसलिए भी है, देखो कई बार क्या होता है कि अगर खेत है और वहां पर माली नहीं है तो खेत की दुर्दशा होनी है। तो सबसे मेन चीज तो है कि जब स्टाफ की जहाँ पर कमी होती है, हमारे यहाँ पियोन्स की कमी होती है, अभी बहुत सारे पियोन्स जैसे हम अनुकंपा नौकरी पे भर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर स्टाफ अभी जैसे गवर्नमेंट स्टाफ अभी लगा रही है और स्टाफ देने के बाद में हमारी ये सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि मेंटेन करने के लिए स्टाफ होना जरूरी है। कोटा में ऐसे कितने स्ट्रक्चर मानते हैं जो वाकई जर्जर स्थिति में और उनका तुरंत कायाकल्प या तो उनको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए? अभी पेपर के माध्यम से आप लोगों की मीडिया इस चीज को सबसे ज्यादा उठाती है, क्योंकि मीडिया ही हमें बताती है। अभी जैसे नानता की बिल्डिंग बताई थी हमें, कुछ किशोरपुरा के हमें स्कूल्स बताए थे, और हमारे डायरेक्टर साहब के, मंत्री जी के, धारीवाल साहब के, इनके सबके ये आदेश रहते हैं, निर्देश रहते हैं कि यदि इस तरह का कोई पेपर में कोई वो आता है, तुरंत डीओ साहब आप जाइए, उसकी जांच करिए, उसको देखिए कि वाकई इसको क्या आवश्यकता है, हमें प्रपोजल बना के भेजिए और जल्दी से जल्दी हम उसको दुरुस्त कराएंगे। गर्मी बहुत है अपने इस बार, मतलब ज़बरदस्त तरीके से गर्मी पड़ रही है। स्कूलों के अंदर पीने के पानी की जो व्यवस्था होती है, कई जगहों पे देखने में आता है पीने का पानी पर्याप्त होता नहीं है, बच्चों को घरों से मंगवाया जाता है। ऐसे कितने चिन्हित किए गए होंगे स्कूल कि जहाँ पे पानी का कनेक्शन उनको मुहैया मिले, पानी मिले या हैंडपंप मिले? ऐसी भी कोई है? कोई हमारे जैसे मेरे अंडर में जो स्कूल्स आते हैं 317 स्कूल्स हैं। सेकेंडरी तो अब खत्म हो गए, 83 सेकेंडरी स्कूल्स थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, परंतु जिनको कन्वर्ट करके अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बना दिया गया है। तो 317 जो मेरे स्कूल्स हैं, आई थिंक मेरे जो अंडर में माध्यमिक विद्यालय जो आते हैं उनमें तो कहीं ऐसी समस्या नहीं है, परंतु हम इस बात से भी पीछा नहीं छुड़ा सकते कि नहीं भाई छोटे स्कूलों में नहीं है। कई जगह ऐसे गांव में जैसे हमने बोरिंग कराए थे, कई जगह बोरिंग फेल हो गए, बोरिंग फेल होते हैं। तो बोरिंग फेल होने की वजह से गांव वाले वैसे काफी मदद करते हैं। बच्चों के लिए कई जगह प्रॉब्लम हो जाती है, परंतु उनको जल्दी दुरुस्त कर लेंगे हम लोग, और जुलाई में लगभग हम ऐसा कोई विद्यालय नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर बिजली और पानी की समस्या रहे।
सबसे पहली जरूरत तो यही है बच्चों के लिए। अगर पानी या बिजली नहीं रहेगी तो वहाँ संसाधन कैसे सही बात है, बेसिक चीजें तो चाहिए ना पढ़ाई के बेसिक साथ चीजें में। सबसे जरूरी। वो स्थिति सरकारी स्कूलों में नजर नहीं आती। क्या वजह है कि वो लैब्स खाली होती चली गई, टीचर्स का भी, खास तौर से साइंस टीचर्स का ध्यान बजाय स्कूल के ट्यूशन पे ज़्यादा फोकस उनके रहने लग गए। क्या मानते हैं आप? इस मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पढ़ाई का धीरे धीरे जो स्तर है वो चेंज होता जा रहा है, स्टैंडर्ड बच्चे का चेंज होता जा रहा है। हमारे टाइम में, आपके टाइम में ट्यूशन्स की जो प्रणाली थी वो नहीं थी। अब इस समय मैं खुद मानता हूँ कि बच्चा बिना कोचिंग के अधूरा सा समझता है अपने आप को, उसको एक गाइडलाइन जरूरी होती है। तो इस लैब्स का, इनमें अभी देखा आपने बच्चों का कम रुझान रहने लग गया है। बच्चा भी चाहता है कि मैं जल्दी पे जल्दी लैब में नहीं जाके मैं फटाफट 1-2 प्रैक्टिकल करने के बाद मैं बस एग्जाम में चला जाऊं, एक औपचारिकता करके। वैसे लैब्स के मामले में जब बच्चों का ही रुझान नहीं रहेगा किसी चीज को, जब इंटरेस्ट बच्चे का ही नहीं होगा, तो वो लैब भी अपने आप में एक तरह से बिल्कुल स्थिर। अब पैटर्न के अंदर वो बच्चा ये समझता है कि यार उसको तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कहीं ना कहीं कोचिंग में एडमिशन लेना, एक औपचारिकता है 10वीं 12वीं करके फ्री हो लो। ये भी तो मानसिकता आप देख रहे हैं कि वाकई बड़ी अजीब स्थितियों में लेकर के जा रही है हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को। ये मानसिकता एक्चुअली क्या है, आजकल आपने देखा है, एक तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, युग ही ऐसा हो गया कि आप मोबाइल पे बच्चे को देखिए, मोबाइल पे लगा रहता है। आज की तारीख में हम सोचते हैं कि बच्चा शायद कोई पिक्चर देख रहा है, पता लगता है कि वो तो कोई नॉलेज की चीज़ ले रहा है, वो तो गूगल से कुछ सर्च आउट कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, आप किसी तरह से मतलब ये नहीं सर्टिफाई कर सकते कि भाई ये बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइज का इतना ज़बरदस्त वो हो गया आपके और हमारे टाइम में, और अब में इतना चेंज हो गया, एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी इतना वो हो गया कि एक मतलब अनलिमिटेड वो हो गया, आप नॉलेज किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। पहले हम पढ़ते थे भाई ये किताब है साहब, इसको याद करना है या देखना है इसको, तो वो होता था। और अब ये है कि अनलिमिटेड पढ़ाई, आपने ये कर लिया फिर नेक्स्ट आ गई, ये कर लिया फिर नेक्स्ट आ गई। और बच्चे पे इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट भी थोड़ा जो है, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई रजत जी, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो प्रैक्टिकल में बहुत कम हो गया, बहुत कम, क्योंकि बच्चा टाइम नहीं देना चाहता। प्रैक्टिकल में आपको पता थी कि 2 घंटे 3 घंटे लैब में रहना पड़ता था। और मैं आवा में प्रिंसिपल रहा हूँ 5 साल, तो मैंने देखा आवा में लैब थी, और आवा का जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी बहुत पुरानी, राजा महाराजाओं के टाइम की। मेरे पास वहाँ रूम्स की कमी नहीं थी, और वहाँ पे मैंने कई नवाचार किए थे। सांगोद ब्लॉक में पड़ता है स्कूल, 2nd नंबर पे मैंने वहाँ पे स्मार्ट क्लास की वो लगाई थी, मतलब काफ़ी सारे वहाँ पे नवाचार किए थे, और वहाँ का रिजल्ट जो था लगभग 35% से 100% लेके गया था मैं। और अभी कोटा के अंदर यही है, मुझे जब लगता है कोई गरीब आदमी ज़रूरतमंद मेरे पास आता है, वो एक उम्मीद लेके आता है, तो मैं इसमें सीधी कलेक्टर साहब से संपर्क कर लेता हूँ, एडीएम सर से संपर्क कर लेता हूँ, और वो लोग डायरेक्ट आदेशित कर देते हैं मुझे कि आप जाइए, आप स्वयं जाइए, डीओ साहब वहाँ पे अपनी टीम लेके जाइए और पूरे स्कूल का निरीक्षण करें। आप हमारी तरफ से बिल्कुल आप आज़ाद हैं, और हमारी तरफ से आप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे वहाँ पर जाकर। एक आपसे शिक्षा, आपने जो सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से अलग हटके मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आपके गूढ़ अनुभवों के आधार पे जानना चाहूँगा। आप एक शिक्षाविद भी हैं, कोचिंग में हमारा नाम अव्वल पे पूरे भारत में, हमारा कोचिंग हब कहलाने लग गया। क्या ये स्थिति मतलब एक तरीके से दिल पे चोट पहुंचाने वाली नहीं है? ठीक है, हमारी कमाई का एक रास्ता है कोचिंग सिटी, लेकिन हकीकत में क्या कोचिंग वरदान है शिक्षा प्रणाली पे या अभिशाप है? ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा भी है क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, जरूरत को के हिसाब से देखते हुए रजत जी, अभी जैसे कोचिंग है, कोचिंग संस्थाओं से अगर देखा जाए, देखो हमें तो हमारा ये देखते हैं फीडिंग एरिया जैसे कोटा कहलाने लग गया अब शहर में। एक किसी जमाने में उद्योग के मामले में कहलाता था हमारा इंडस्ट्रियल कोटा को कहते थे। कौन सा कोटा, कि भाई जहाँ पे JKV है, और हमारे रिकब चंद जी धारीवाल साहब लाए थे, कल ही उनकी पुण्यतिथि थी, एक कोटा के अंदर उद्योगों को लेके आए थे। उसके बाद में मैंने देखा भी, जैसे आप कोचिंग्स के बारे में कह रहे हैं, कोचिंग्स के नाम से भी कोटा वैसे जाना जाता है। अभिशाप तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा इसको कि क्यों कोटा से हमारे बच्चे भी, खुद का मेरा भतीजा भी डॉक्टर है अभी नोखा बीकानेर के अंदर, उसकी वाइफ भी डॉक्टर नहीं है। काफ़ी सारी हमारे बच्चों ने भी एजुकेशन ली है, तो मतलब एक अभिशाप तो नहीं कह सकते। एजुकेशन के मंदिर को सरस्वती माता का जहाँ वो मानते हैं हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर, एजुकेशन के किसी भी उसको, मैं तो कम से कम मेरे प्रदीप जी, आप मेरे से इस बात से तो सहमत होंगे
के 12वीं तक का स्कूल सरस्वती का मंदिर है, लेकिन कोचिंग जो है वो लक्ष्मी जी का मंदिर है। कोचिंग से की हो गया आपका थोड़ा सा बच्चों के अंदर एक मैं रुझान आपसे बदल गया बच्चों का। मैं एज ए आप सरकार के बड़े अफसर हैं, उस विभाग से आते हैं जिस विभाग को लेकर के बड़े बड़े हम लोग दावे करते हैं, शिक्षा के दावे होते हैं, लेकिन हम अपनी जो सबसे जो एक कमजोरी, एक वीकनेस है कि शिक्षा प्रणाली में आज भी बच्चे को अगर कोचिंग की जरूरत है तो हमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है अपने भीतर। क्या आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए और सरकारों को शिक्षा विभाग में विशेष गौर करना चाहिए? ये तो बिल्कुल सही कहा। वो तो वही आपने कहा जो सतयुग था किसी जमाने में कि भी दोबारा सतयुग को कैसे लाएं, दोबारा उस वक्त को कैसे लेके आए। वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चाहता हूं कि भी बच्चा डिपेंड नहीं हो। अब बच्चा डिपेंड हो गया। अब बच्चा डिपेंड हो गया कि मैं चल नहीं सकता बिना इनके। बच्चा ये चीज आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हम भी यही चाहते हैं, वैसे तो होना यही चाहिए कि भी कोचिंग की ना ही आवश्यकता पड़े। ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक, मैंने कई जगह भी एनुअल फंक्शंस थे हमारे, तो उसमें पूछा, किसी ने कहा कि भाई मैंने खुद ने क्वेश्चन भी किया और आंसर भी दिया, बच्चों से रूबरू भी हुआ, तो मैंने पूछा भी सही, तो कईयों ने कहा कि भाई साहब शिक्षक का सम्मान नहीं होता। रजत जी, अब शिक्षक का किस तरह से सम्मान होगा? शिक्षक सम्मान जबरदस्ती नहीं करवाए तो ज्यादा अच्छा है। सही बात शिक्षक का बच्चा मन से सम्मान करे। मैं आवा में जब प्रिंसिपल था, बच्चे लड़के और लड़कियां अपने आप पांव छूने आते थे। मैंने उनसे नहीं कहा। एक्चुअली बच्चा कुछ जब आपके अंदर कुछ टैलेंट देखेगा या उसको समझ में आएगी कि ये मेरा फेवरेबल टीचर है। अब जब कोई टीचर ही, हमारा एजुकेशन का टीचर ही अगर वो एक आइडॉल होता है, आदर्श होता है बच्चे के लिए, एक मैडम जब पढ़ा रही होती है या टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर, तो वो एक आदर्श है बच्चे का। अपने माँ बाप की बात बच्चा नहीं मानेगा, एक बार शिक्षक की बात पहले मानेगा। यदि शिक्षक के अंदर टैलेंट होगा, उसके अंदर एक प्रतिभा होगी, तो बच्चा नेचुरल उसके पांव छुएगा। चीज और मैं अब आपको इस विषय से अलग हट करके और जानकारी ले लूं, क्योंकि आपका भी कीमती वक्त है, आपने बहुत मुश्किल से अपना समय निकाला है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रीट की परीक्षा हुई, रीट के पेपर बाहर आ गए, और बहुत सारी हम प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हैं कि जब वो पेपर होते हैं तो कोई ना कोई पेपर व्हाट्सएप पे पहले उपलब्ध हो जाता है और बाद में बड़ा डिस्प्यूट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। इसी साल जब 2 साल बाद में इस बार परीक्षा हो रही थी आपके 10th की, 12th की, तो उस वक्त आपके दिमाग में भी ये तस्वीर थी कि यार ये नकल नहीं होनी चाहिए या पेपर आउट नहीं हो, लीकेज नहीं हो, उसको रोकने के लिए आपके पास में क्या बंदोबस्त थे? क्योंकि ऐसा हमने सुना नहीं कि कोटा के अंदर किसी तरीके का पेपर लीक हुआ हो। ऐसा क्या हुआ था? बोर्ड क्लासेस के बोर्ड क्लासेस के लिए बोर्ड क्लासेस के अंदर अजमेर में मीटिंग में जब मैं गया, सभी डीओज को बुलाया गया हूँ, जिला शिक्षा अधिकारियों को, तो मैंने बोर्ड में वहाँ पे बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं एक ऐसा नवाचार करना चाहता हूँ मेरे लेवल पे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए। तो मैंने क्या किया, जब क्वेश्चन पेपर 3 चरणों में उन्होंने कहा कि 3 बार हम पेपर्स को अलग अलग वो करेंगे, और अब की बार हम किसी भी उसको संस्था को जब देंगे, बिल्कुल एंड टाइम पे हम पेपर छपाई का इसका कार्य देंगे। तो मैंने उसमें क्या नवाचार किया है कि मैंने कि पेपर, क्वेश्चन पेपर मल्टीपर्पज स्कूल के अंदर आए। एडिशनल साहब से मैंने गार्ड मांगी, उन्होंने कहा ठीक है आप कोई गार्ड, डीओ साहब ये गार्ड लीजिए। उसके बाद मेरी एक जो 100 जनों की मैंने एक टीम बनाई, जिसके अंदर पीटीआईज, लेक्चर्स वगैरह और प्रिंसिपल्स वगैरह मैंने लिए। तो मैंने उसमें ये बनाई, मैंने बोर्ड से पहले ही परमिशन ले ली थी कि मैं कुछ नवाचार करके देख सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये डिपेंड आप पे करता है, आप देखिए कैसे आप सुरक्षात्मक ढंग से किस तरह से आप इसको सक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक नवाचार ये किया कोटा जिले के अंदर कि जो क्वेश्चन पेपर पहले टीचर्स को हम यहीं पे दे देते थे, केंद्राधीक्षकों को और अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों को बांट देते थे मल्टीपर्पज स्कूल में, अब की बार मैंने वो सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया। मैंने कहा आप थाने पर जाइए, मैं थाने पर डायरेक्ट पेपर्स भेजूंगा, ना तो आपको परेशानी होगी आने जाने की, ये सब काम मेरे द्वारा हुआ। तो मैंने उसमें बहुत सुरक्षा को देखते हुए 2 कांस्टेबल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से विद गन, और 2 हमारे पीटीआई और 2 लेक्चरर्स बस के अंदर पूरे पेपर्स, और उनको निर्देशित किया, आदेशित किया उनको कि जो प्रिंसिपल्स हैं, केंद्र अधीक्षक हैं, वो केंद्र अधीक्षक, लगभग 126 सेंटर थे पूरे कोटा के अंदर बोर्ड के, 126 जिसमें से 136 सॉरी, और 26 सेंटर इसमें प्राइवेट थे और बाकी 110 हमारे गवर्नमेंट के थे। तो मैंने वो पेपर सीधा थाने पे भेजे
और थाने पे उनको बुला लिया और थाने पे वहीं उन्होंने पिकअप कर लिया और वहीं पे उसको अलमारी में रख दिया, लॉकअप में। लॉकअप में रखने के बाद वो पुलिस कस्टडी के अंदर चले गए। किसी प्रकार का कहीं पे कोई रिस्क नहीं रहा, न जाने का रिस्क रहा, बल्कि कहीं जैसे सीमलिया के अंदर 2 बार मैं खुद गाड़ी से पेपर दे के आया, और यहाँ पे नयापुरा भीमगंज मंडी मैं यहाँ पे खुद पेपर मेरी गाड़ी से दे के आया। तो सुरक्षा को बहुत जबरदस्त वो देखते हुए कहीं चूक ना हो जाए किसी प्रकार की भी, क्योंकि चूक होने का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे ने तैयारी की और कोरोना पीरियड में लगभग 2 साल तक एग्जाम नहीं हो पाए, तीसरे साल एग्जाम हुए ये, कई बच्चे तो शायद यही इंतजार करते रहते हैं कि भाई नहीं एग्जाम हो, क्योंकि इसमें आपने देखा हो कई बच्चों को तो फायदा भी हुआ जिसने फॉर्म भर दिया, आई थिंक भाई उसको एक अच्छा वो मिला उपहार। और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको तो नेचुरली दुख होता है अगर कहीं पे पेपर लीक हो या कुछ हो, वो कहते हैं कि हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो इस दृष्टि को देखते हुए हमने ये कदम उठाया, जिसको अजमेर बोर्ड के द्वारा बहुत सराहा गया। और अजमेर बोर्ड के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आपने नवाचार किया है, इसको बहुत अच्छा हमने देखा है, आपकी रिपोर्ट्स ली है, तो हम इस पैटर्न को हो सकता है पूरे राजस्थान में आपको बुलाएंगे अजमेर, और फाइल लेके आप आना, और इस नवाचार के बारे में हो सकता है पूरे राजस्थान को यही लागू कर दे नेक्स्ट ईयर से। मैं अब आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका राजस्थान में कोटा में कितनी आपकी, क्या कब से आप हैं, किस पोस्ट पे कहाँ कहाँ रहे, थोड़ा सा आप संक्षेप में और बता दीजिए। एक्चुअली रजत जी, मेरा जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ, पूना में मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, और मेरे फादर ने कंट्री के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी, और मेरी जो परवरिश हुई वो पंजाब में हुई, जालंधर में, डीएवीज में, डीएवी कॉलेज से बास्केटबॉल खेलता था मैं। और मेरे चाचा जी बलबीर सिंह जी वो भी खेलते थे, नेशनल प्लेयर, सर्विसेज से खेलते थे वो। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद में फिर राजस्थान के अंदर या कोटा के अंदर मेरे रिलेटिव थे, मेरे ब्रदर थे, मेरे जिया जी वगैरह एजुकेशन में थे यहाँ, तो मैं बीच बीच में जब भी आता था तो मैंने फिर यहाँ से बीएड की जेएनटीटी कॉलेज सगतपुरा से, फिर पीजी यहीं से गवर्नमेंट कॉलेज से की उस ज़माने में। 89 के अंदर पास आउट होने के बाद में फिर मैं 90 में जॉब में चला गया, 2nd ग्रेड मैंने ज्वाइन कर ली। मेरा उस समय एक्चुअली फिजिकल अगर आप देखें तो फिजिक के हिसाब से पुलिस वगैरह में जाना चाहिए था मुझे, जो कार्य करने की शैली अभी भी कई लोग कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं कि नहीं चौधरी जी आपको तो एजुकेशन में आप गलत आ गए। मैंने कि फील्ड कोई भी होता है वहाँ पे एक सफल व्यक्ति होना चाहिए। तो उसके बाद में मैं एजुकेशन में आने के बाद फिर मैं लेक्चर बना 2005 से, फिर 16 में प्रिंसिपल बना। आवा में फर्स्ट टाइम जब मैं प्रिंसिपल बना तो उस समय डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर यहाँ पे कोटा कलेक्टर थे, तो उनका एक्चुअली दौरा हो गया मेरे ज्वाइन करते ही 3-4 महीने बाद उनका जब दौरा हुआ तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ का रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं, वो नाइट और कौन सी सभाएं चलती थी वो रात को जो कलेक्टर वगैरह जाते थे चौपाल उसको कलेक्टर साहब को वहीं रहना। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आपके रिजल्ट्स वगैरह क्या थे, फिर मैंने कि सर स्कूल के रिजल्ट्स की, हाँ मैंने कि सर ये थे पर मेरे नहीं है। मैंने कि एक्चुअली आई ज्वाइन इन दिस डेट, मैंने तारीख बताई इनको कि फिर आगे क्या रहेगा। मैंने कि आगे सर मेरा यही कोशिश रहेगी कि रिजल्ट में 100% दूँ, और भगवान ने ऐसा सुना 100% रिजल्ट दिया। मेरे पास वहाँ पे बहुत संसाधनों की कमी थी पियोन वगैरह की, परंतु मैंने जीवन में रजत जी ये देखा कि आदमी अगर ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है तो सफलता भी उसके कदम चूमती है। तो वही एक कारण रहा। उसके बाद मैं एडीओ बना। जब मेरे कार्यशैली को देखा 2018 में मुझे गौरव गोयल जी ने बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड दिया कोटा जिले के एक अच्छी सेवाओं का और सराहनीय कार्यों के लिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे काम किया। वहाँ के अंदर कई कैंपिंग लगवाए मैंने, बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री कपड़े वगैरह वितरित करवाए, ब्लड कैंप लगवाए। तो इस तरह से मुझे एक नई वो मिली और प्रेरणा भी मिली मैंने कि और आगे बढ़ना है। फिर मैं एडीओ के पद पर यहाँ पर 2021 में आया। उसके बाद अभी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ मैं, और मेरी यही वो रहती है कि कोटा की पब्लिक को, खास करके कोटा के जो नौनिहाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूलिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छी बात की थी आपने, क्योंकि जल और बिजली 2 ऐसी चीज़ें होती हैं, और बिल्डिंग, यदि ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो पढ़ाई संभव नहीं है। एक अच्छे स्टाफ की आने की संभावना है। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और अगली कई चीजें हैं बहुत ही जल्दी फिर आपसे एक बार नई मुलाकात करेंगे, नई जानकारी के साथ करेंगे, नई योजनाओं के बारे में आपसे फिर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।